हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य और आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2019 का व्याख्या सहित जो द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी समाजशास्त्र उसे लेकर के आया हूं। आप सभी की डिमांड पर आप सभी लोगों ने अधिक मात्रा में हमें कमेंट किया था कि सर 2019 का हमें प्रश्न पत्र करा दीजिए, तो मैं वही लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो पहला प्रश्न लेते हैं, मूल गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है? सहसंबंध गुणांक, फाई गुणांक, काई स्क्वायर या टी टेस्ट? तो मैं आपको बता दूं कि मूल गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए काई स्क्वायर, ठीक है, काई स्क्वायर यानी सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। यानी जो काई स्क्वायर होता है इसको परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है। सांख्यिकी में इसका प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि काई स्क्वायर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया था। तो इसका यानी पहले का जो बेस्ट ऑप्शन है वो आ जाता है हमारा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? आर के मर्टन, बी मेलिनोव्स्की, ए आर रैडक्लिफ ब्राउन या एच स्पेंसर? तो किसको माना जाता है? देखिए, जो बी मेलिनोव्स्की हैं ये गलत दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, वस्की होना चाहिए, मेलिनोव्स्की। तो बी मेलिनोव्स्की को संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, यानी इन्हें ही पिता कहा जाता है। और इस सिद्धांत के जो अभिव्यक्ति है वह अस्पष्ट, हमें उनकी एक पुस्तक है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत, जो उन्होंने 1944 में इसका प्रकाशन किया था, इसमें हमको देखने को मिल जाता है। और उन्होंने कहा था कि जो समस्त मानव संस्कृति का जो कार्य है वह मूल रूप से मानव की मौलिक और आधारभूत आवश्यकताओं की मतलब इस तरह से पूर्ति करना है, ठीक है, उसे पूर्ण करना है, पूर्ति करना है। सभी जितनी भी सांस्कृतिक तत्व हैं किसी न किसी रूप में किसी समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी परीक्षा नहीं छोड़ेगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग परीक्षा मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? पारस्परिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक या तार्किक, विधिक? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा चमत्कारिक, यानी ये करिश्मैटिक होता है। तो चमत्कारिक यानी करिश्माई जो चीज़ें हैं, यानी सत्ता अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित होती है, जिन्हें कभी कभी ईश्वरीय देन मान करके हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। जैसे होता है ना, जैसे न्यूटन हुए, अल्फ्रेड नोबेल हुए, आइंस्टीन हुए, ठीक। तो इस तरह से इन लोगों की एक अनोखी विशेषता आती है, ठीक है, जिन्हें हम कभी कभी ईश्वरीय देन मान करके इस तरह से हम लोग स्वीकार करते हैं। अगर मैं बात करूं कि भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, ये लोग क्या थे? ये करिश्मा तो थे। ईसा मसीह इतने भद्दे थे कि आप उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं, बट उन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि सभी लोग उनसे जुड़ गए। भगवान बुद्ध इतने बड़े महाराजा थे, फिर भी उन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। महावीर स्वामी भी ऐसे थे, ठीक है। तो ये करिश्माई सत्ता के कुछ उदाहरण हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। अगर मैं बताऊं कि पारस्परिक सत्ता है, करिश्माई सत्ता है और तार्किक वैधानिक सत्ता है। तो इन सभी यानी जो पारस्परिक सत्ता का जो आधार है वो चिरकालिक विश्वास होता रहता है, मतलब इसका चिरकालिक व्यवस्था होता है। राजा का लड़का राजा होगा, इसका एक अच्छा उदाहरण है। जबकि तार्किक वैधानिक जो सत्ता है इसका आधार वैज्ञानिक और तार्किक होता है, यानी तर्कपूर्ण होता है, और इस आधार पर ये बने नियम होते हैं। जैसे
कानून, अन्य सब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें खुशी मिलती है कि आप लोग कमेंट करते हैं कि ये ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम भी होती है, कोई दिक्कत परेशानी भी होता है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसे सुधारने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पाती है तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए मुझे ये नहीं पता चलता है कि स्पष्ट है कि नहीं, आप लोग ही बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वामिनों का उपयोग किया था। सी लेवी स्ट्रास, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी मैनोवस्की यहाँ पर रहेगा, एफ नाडेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, जो नातेदारी प्रणाली है उसका प्रयोग सी लेविस स्ट्रास ने किया था। देखिए, नातेदारी जो प्रणाली होती है इसके संबंध में स्वामिनों का जो उपयोग है ये संरचनात्मक मानवशास्त्री यानी के.एल. स्ट्रास ने किया था, यानी क्लाइड लेवी स्ट्रास ने किया था। नातेदारी अवस्थाओं के बारे में लेवी स्ट्रास का मूल विचार रहा है कि मूलभूत नातेदारी का जो संबंध है ये मूलतः 4 रूपों में पाया गया, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र और मामा भांजा। उन्होंने स्ट्रास ने मतलब कि नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा या नातेदारी अणु कहा है। राइट, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किसने सामाजिक स्तरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल निदर्शन को जाति पर प्रयुक्त किया है। एम एन श्रीनिवास, सी एस सी दुबे, ए बेती, जी एस घुरिये। देखिए, आंद्रे बेती जो हैं, ये बेती मतलब आंद्रे बेती, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इन्होंने कहा था कि सामाजिक स्तरीकरण संबंधी जो वेबर का मॉडल था उसको जाति पर प्रयुक्त किया है। जाति एक मतलब ऐसे स्वीकृत संबंध को व्यक्त करती है जिसमें व्यक्ति जन्म तो लेता है और जिसमें व्यक्ति का स्थान, उससे संबंध, अधिकार तथा दायित्व का समूह भी विशेष में जन्म के आधार पर ही निर्धारण होता है। मैक्स वेबर ने स्तरीकरण को वर्ग, परिस्थिति, समूह और मतलब जो पावर है, मतलब शक्ति में उसको विभाजित किया है। मतलब इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो व्यक्ति जिस कास्ट में पैदा होता है वो उस कास्ट का हो जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को क्या कहा जाता है। पितृस्थानिक, वेरी लोकल, मातृस्थानिक या नवस्थानिक। देखिए मतलब जब कोई एक नवविवाहित मतलब युगल पुरुष पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को पितृस्थानिक कहा जाता है। अगर वह विवाह के बाद यानी जो पति होता है वो पत्नी के माता पिता के निवास में अगर रहता है तो उसे मातृस्थानिक परिवार कहते हैं। जब परिवार में पति पत्नी के विवाह के बाद न पति पक्ष के लोगों के साथ और ना ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ना ही वो ससुराल में लड़की रहती है ना ही मायके में रहती है। ठीक, तो उस अलग अलग जब नया घर बनाकर रहते हैं तो उसे हम लोग नवस्थानिक परिवार कहते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है पितृस्थानिक। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन विचारात्मक आधुनिकीकरण रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन रिपीटेड भी मिलेंगे, तो प्लीज़ आप एकदम ध्यान से किसी भी वीडियो को देखा करिए, हो सके तो पेन और कॉपी लेकर बैठे। तो यहाँ पर है एडवर्ड सईद, जे हैबरमास, मैनुअल कासल्स, एंथनी गिडन्स। तो मैं आपको बताऊं कि एंथनी गिडन्स जो है वो विचारात्मक आधुनिकीकरण यानी रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। इनके अनुसार मतलब आधुनिक को गतिशील बनाने में संरचनाकरण के उनके सिद्धांत के 3 मुख्य पक्ष कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? समय और दूरी, पृथकता है, संबंधों का विस्थापन है या परावर्तकता है।
गिडेंस का मानना है कि दूर रहते हुए भी लोग तीव्र संचार साधनों द्वारा न केवल नज़दीकियाँ अनुभव करते हैं अपितु समय की दूरियां भी पट गई हैं, मतलब कि दूरी जो है वो क्लोज हो गई है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो संचार साधनों ने हमारे जो स्थानीय संबंध है उसको मतलब इतना फैला दिया है कि समाज में जो भी तत्व हैं मतलब जिनका भी इस तरह से स्थान है वो समान हो गया है। हम यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका में अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, हमें लगेगा कि वो भी एक दूसरे के, हम लोग एक दूसरे के सामने बैठ कर के बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये इंटरनेट तो है। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा डी, एंथनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटेमवाद की जांच की थी? मैंने ऐसे पर कई क्वेश्चन बना डाले हैं। रेड इंडियन, ट्रोवियांड द्वीपवासी, ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा, अफ्रीकी जिप्सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, दुर्खिम ने ऑस्ट्रिया अरुंटा समूहवाद में टोटमवाद की जांच की थी। दुर्खिम ने पवित्र एवं अपवित्र को समझाने के लिए मतलब टोटमवाद का सहारा लिया था। दुर्खिम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है वो सबसे छोटी आदिम जनजाति है। उनमें टोटमवाद है वो बहुत ही प्रचलित है और टोटमवाद में ही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। टोटम से संबंधित विभिन्न जो धारणा है, विश्वासों एवं संगठन को ही टोटमवाद कहा गया है। लेकिन आदिवासियों मतलब जो आदिवासी हैं ये मानते हैं कि टोटम में अलौकिक शक्ति का निवास है जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। टोटम का जो सबसे पहले जो उल्लेख हुआ था वह 1791 में हुआ था, यानी 1791 में हुआ था। और इसका अमेरिकन इंडियंस के अध्ययन के दौरान इसको जे लाग ने किया था 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में जे लाग ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अरुंटा क्या है। आप हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बताइएगा। अगर आपको इतना एक्सप्लेन करके वीडियो चाहिए तो भी आप हमें बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।